हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। ये है बच्चों हमारी एनसीईआरटी स्पेशल टेस्ट सीरीज, यानी कि एनसीईआरटी का निचोड़। इसमें हम एक एक लाइन को एनसीईआरटी की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि इन लाइन्स पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो एनसीईआरटी को एक्चुअली किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों, समय को खराब नहीं करते और हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। देखिए, प्रोटिस्टा के बारे में एक चीज अच्छे से नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रोटिस्टा में प्रो आ रहा है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रो आ रहा है। तो बच्चे एक इसमें होमोलॉजी ढूंढ लेते हैं और एक सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं। वो समझते हैं कि शायद प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए कि प्रोटिस्टा का प्रोकैरियोट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि प्रोटिस्टा इज द वर्ड ऑफ यूकैरियोट्स ओनली। यूकैरियोट्स भी कौन से? सारे नहीं, केवल वो जो सिंगल सेल्ड है ना। एनसीईआरटी की एक एक वर्ड पर आपको गौर करना है। तो प्रोटिस्टा इज द वर्ड ऑफ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यानी कि जितने यूकैरियोटिक फीचर्स हैं वो आपको प्रोटिस्टा की सिंगल सेल जो आपको ऑर्गेनिज्म है उसमें देखने को मिलेंगे। यानी कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स भी होंगी। जितने भी यूकैरियोटिक टिपिकल फीचर्स होते हैं वो सब आपको इसकी सेल्स में देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिए कि प्रोटिस्टा में कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोकैरियोट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है। क्वेश्चन देखिए नीट में कैसे पूछेंगे। ये वो लाइन है जिस पर क्वेश्चन बनेगा 100%। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्वेश्चन बनाएंगे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ये क्वेश्चन बना देंगे, है ना। अब इसमें ऑप्शन देंगे वो मोनेरा, इसमें ऑप्शन देंगे प्रोटिस्टा, फिर इसमें ऑप्शन दे देंगे वो फंजाई, फिर इसमें ऑप्शन दे देंगे प्लांटी, या फिर दे देंगे प्लांटी ना देंगे तो ऑल दीज दे देंगे, जो कि सबसे उलझाऊ ऑप्शन होता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या करें यार, अट्रैक्शन हो ही जाता है ना। ऑल दीज में ऐसी एक वो लगी हुई है, क्या कहते हैं उसको, मैग्नेट लगी हुई है कि कोई भी खिंचा चलाता है इसकी तरफ और ये सोचता है कि शायद यही सही आंसर होगा। तो ये ऑल दिस बेटा सही होने वाला है नहीं, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो सही आंसर क्या जाएगा? किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा इसमें सही आंसर जाएगा। प्रोटिस्टा एक प्रकार का सिंथेटिक फाइलम है, फाइलम नहीं सॉरी किंगडम है ना। सिंथेटिक किंगडम का मतलब क्या हुआ? ये एक आर्टिफिशियल किंगडम भी आप इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पूल है प्रोटिस्टा जिसमें अलग अलग जगह से चीजें ला करके डाल दी गई हैं। समझ में आ रहा है आपके? केवल एक कैरेक्टर इनका मिलता है, बाकी के सारे फीचर्स इनके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वो फीचर क्या मिल रहा है कि दे आर यूकैरियोट्स एंड दे आर सिंगल सेल्ड। अब जैसे इसमें किस किस को लाया, जैसे अभी अपन लोग बात करेंगे इसमें कौन कौन है बच्चों? क्राइसोफाइट्स, जिनको हम बोलते हैं डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और साथ में प्रोटोजोअन्स। तो एनसीईआरटी केवल इन 5 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रही है। तो हमें केवल इन 5 पर फोकस करना है। 1, 2, 3, 4 एंड प्रोटोजोअन्स इज 5। तो ये जो पांचों है ना 5, इनको याद रखना है। क्राइसोफाइट्स यानी कि डायटम्स, इनको हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनॉइड्स, ये मिक्सोट्रॉफ होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक मोड भी शो कर सकते हैं, है ना। स्लाइम मोल्ड्स, ये पूरी तरह से नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, पहले फंजाई के साथ रखे जाते थे। और प्रोटोजोअन्स आपको मालूम है ये पहले एनिमल्स के साथ रखे जाते थे। इनके सारे फीचर्स एनिमल से मिलते जुलते हैं। तो इन पांचों में एक सिंगल फीचर जिसको हम कहें कि जो कॉमन है, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, वो है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। प्रोटोजोअन्स एनिमल से मिलते जुलते हैं किंतु यूनिसेलुलर है। अमीबा फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल्ड होता है, आप सबको मालूम है। तो विटकर ने इसको उठा करके कहां ला दिया? प्रोटिस्टा में। एनिमल से इनको दूर कर दिया। एनिमल सारे रोने लगे, यार प्लीज छोड़ दो इसको, अमीबा को प्लीज छोड़ दो। किंतु नहीं माना विटकर, बहुत निर्दयी था बेचारा, और ला करके उसने जितने प्रोटोजोअन्स थे सबको डाल दिया प्रोटिस्टा में। इसी तरह से स्लाइम मोल्ड्स है। जब ये स्लाइम मोल्ड्स को उठाने लगा विटकर, तो सारी फंजाई रोने लगी कि भाई इसे क्यों ले जा रहे हो, ये तो हमारा छोटा सा बच्चा है, सारे फीचर इसके फंजाई से मिलते जुलते हैं, इसे क्यों ले जा रहे हो? विटकर ने कहा नहीं जी, एक फीचर ऐसा है जो नहीं मिल रहा और वो सबसे बड़ा फीचर है, वो है कि ये सिंगल सेल्ड है और यूकैरियोट है।
सारी फंजाई ने कहा यार यूकैरियोट तो हम भी हैं, विटकर ने कहा बट तुम मल्टीसेलुलर तो हो। ठीक है, यीस्ट बेचारा वहीं कोने में जाकर के दुबक गया, उसने कहा कहीं मेरा नाम ना ले ले कोई, क्योंकि मैं भी यूनिसेलुलर हूं। तो ऐसे कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स बीइंग यूनिसेलुलर, बीइंग यूकैरियोट्स, दे बिलोंग टू प्रोटिस्टा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल किंगडम है। ठीक है, ओरिजिनली इसको हीकल ने प्रपोज किया था। ठीक है, बाद में इसको एलेबोरेट विटकर ने किया। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग जगहों से चीजें ला करके डाली गई हैं। प्रोटोजोअन्स को एनिमल से उठा लिया, स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई में से उठा लिया, डायनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स को एल्गी में से उठा लिया, है ना। तो अलग अलग जगह से ला करके मिक्स कर दिया है। एक ही फीचर इनका मिल रहा है, दैट इज दे आर ऑल सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नीट में बनता है, द वर्ड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार याद नहीं रहता, तो हमें पता होना चाहिए, आंसर जाएगा बेटा प्रोटिस्टा। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो ये लाइन मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रही है, चीख चीख के बोल रही है, याद रखिएगा इस लाइन को, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। क्वेश्चन बना देंगे वो कि किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। फंस जाओगे बेटा, बहुत सारे बच्चे यहां मोनेरा भी लगाएंगे, तो मोनेरा आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर जाएगा प्रोटिस्टा। मोनेरा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी में नहीं मिलते हैं, वो आपको पैथोजेंस की तरीके से मिलेंगे या दूसरे मीडिया पर आपको देखने को मिलेंगे, पानी में नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रोटिस्टा इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो पानी में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो एल्गी, यूग्लिना जो है ये आपको पानी में मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स भी आपको, अमीबा फॉर एग्जांपल, ये सब पानी में आपको मिलते हैं। क्राइसोफाइट्स ये आपको ओशन में मिलता है, पानी में मिलता है। डायनोफ्लैजिलेट ये भी आपको पानी में मिलता है। तो और ये स्लाइम मोड्स ये भी पानी में मिलते हैं। तो इसीलिए दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम भूल जाएंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाएगा। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये तो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता ही चुका हूं। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कोई बच्चा, एक टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बेटा ये बता, खड़ा हो जा पहले तो, कि अमीबा में न्यूक्लियस होता है कि नहीं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बताइए टीचर ने, और इस क्वेश्चन पे क्लास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आधे बोलेंगे यस सर होता है, आधे बोलेंगे यस सर नहीं होता, क्योंकि वो तो अमीबा को अभी भी प्रोकैरियोट मान के चलते हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस सिंपल से क्वेश्चन पे। बेटा आप नोट कर लो, प्रोटिस्टा है तो यूकैरियोट है, और यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा ही होगा, फिर चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, चाहे वो यूग्लिना हो, चाहे फिर वो कोई और हो। ठीक है, तो ये चीज बेटा याद रखनी ही रखनी है ना। इसके अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, यदि फोटोसिंथेटिक है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगी। तो इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। पहली बार इनमें सीलिया भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मोनेरा में मैंने बताया था सीलिया नहीं होती है। मोनेरा में फ्लैजिला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किंतु यहां पर फ्लैजिला होगी, सभी में नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब में होगी, बट होगी, किंतु साथ में सीलिया भी हो सकती है। जैसे पैरामीशियम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें सीलिया आपको देखने को मिलेगी। यूग्लिना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगी। तो फ्लैजिला और सीलिया यहां पर प्रोटिस्टा में दो बहुत इंपॉर्टेंट लोकोमोटर ऑर्गेनल्स के रूप में उभर करके सामने आए हैं इस किंगडम में। अब प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, कोई खास बात नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ना। ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिखा हुआ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक चीज नोट कर लीजिए कि किंगडम प्रोटिस्टा वो पहला किंगडम है इवोल्यूशनरी यदि अपन देखें तो, फाइलोजेनेटिकली यदि अपन देखें तो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी कि मोनेरा में तो आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल टुगेदर था ही नहीं, इवन सेल डिवीजन भी उसमें माइटोसिस और मियोसिस था ही नहीं। यहां पर पहली बार माइटोसिस और मियोसिस जैसी चीज निकल करके आई, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस का होना तो मस्ट है ही है, ये आप सब जानते हो। तो पहली बार माइटोसिस, मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, और ये भी नोट कर लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल यूकैरियोट्स में होता है, किसी भी प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। ये मैंने मोनेरा में भी बताया था, वहां कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल सकता है, बट कॉन्जुगेशन इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का बनना और गैमीट का फ्यूजन होना, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दोनों मोस्ट एसेंशियल प्रोसेसेस है। पहली बार आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कुछ कुछ शुरुआत देखने को मिलेगी, बहुत प्राइमरी लेवल का होगा, बट होगा, सब में नहीं होता।
अमीबा में फॉर एग्जाम्पल नहीं होता। अमीबा अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से डिवाइड कर रहा है, बाइनरी फिशन कर रहा है, उसमें माइटोसिस भी नहीं है, मियोसिस भी नहीं है, बहुत प्राइमरी लेवल की चीज है। किंतु कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जहां आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। स्लाइम मोल्ड्स में आप जाओगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। चलिए, तो जाइगोट फॉर्मेशन पहली बार किस किंगडम में आपको देखने को मिलती है? नीट का क्वेश्चन बन गया बेटा। जाइगोट फॉर्मेशन फाइलोजेनेटिकली, देखो टैक्सोनॉमी की ब्यूटी यही है, टैक्सोनॉमी से हमारे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब हम इवोल्यूशनरी चीजों को सीख जाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, तो हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर बनने लगती है ना। नहीं तो फिर क्या है ना, कोई भी कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन आ गई तो हम उसे गैदर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट करिएगा, जाइगोट फॉर्मेशन इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए, तो एक ही पैराग्राफ पर इतना डिस्कशन एनसीईआरटी के हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग ये जो 5 हमने बताई थी ना, 5 जो मैंने आपको इसके टाइप्स बताए थे जो किंगडम प्रोटिस्टा को बनाते हैं, क्राइसोफाइट, डायनो, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी शैल डिस्कस अबाउट दिस क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो हैं बच्चों, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? क्राइसोफाइट्स को हम लोग डाई एटम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम डेस्मिट के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोनों डी वाले हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इनको डेस्मिट्स भी बोलते हैं और इनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता था किसी जमाने में, क्योंकि ये एल्गी के साथ रखे हुए थे। किंतु वही चक्कर वही है, यूनिसेलुलर है बेटा, हटो यहां से, चलो जल्दी से जाओ प्रोटिस्टा में कैद हो जाओ। प्रोटिस्टा में भेज दिया। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन। तो ये दोनों ध्यान याद रखना है कि दोनों में मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में भी, मरीन में भी मिलेगा, है ना। पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो जब कोई चीज पैसिवली फ्लोट करती है तो उसका मतलब क्या होता है? पानी की सरफेस पे पैसिव फ्लोटर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास अपने कोई चीज नहीं है जिसकी मदद से ये मूव कर सके। जैसे किसी आदमी के हाथ और पैर काट करके उसको ऐसे ही डाल दो पानी में, तो वो क्या करेगा? वाटर सरफेस पे तैरता रहेगा या डूब जाएगा। तो सेम इज द केस हियर, इनके पास अपना चलने के लिए कुछ नहीं है। जैसे पेड़ से टूटा हुआ पत्ता होता है ना, पानी पे गिर गया, अब उस अपना तो कोई एफर्ट है नहीं, वाटर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ये मूव करेंगे। तो सेम इज द केस विद क्राइसोफाइट्स, दे डू नॉट हैव सीलिया और फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स लाइक, है ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनके पास नहीं है सीलिया फ्लैजिला तरह का, और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। ये ना प्लैंकटन की तरीके से काम करते हैं, पैसिव प्लैंकटन से। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये तो कोई खास बात है ही नहीं, सबको मालूम है कि ये पहले एल्गी में थे तो फोटोसिंथेटिक होंगे, खाना पीना खुद बना सकते हैं। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा? सेल वॉल। बंदे की सेल वॉल बहुत गजब की है भाई। कैसी है सेल वॉल? तुम लोगों ने वो देखा है ना, सोप केस, साबुनदानी यार, है ना, उसमें अब तो खैर ट्रेडिशनल नए नए तरीके की आ गई हैं, बट पहले पुराने जमाने में ऐसे होती थी, एक सोप केस होता था ऐसे, और इसके ऊपर इसका एक कवर होता था, है ना, थोड़ा सा ओवरलैप करता हुआ ऐसे कवर, और अंदर बच्चों इसमें सोप रखा रहता था ऐसे, है ना, ऐसे सोप रखा रहता था। तो सोप से तो अपने को कोई मतलब है नहीं, तो सोप को तो अभी अपन हटा देते हैं। ऊपर से केवल आप इसको सोप केस को देखिए, तो सेल वॉल जो है डायटम्स की वो लगभग ऐसी होती है। ठीक है, एक ऊपर का एपीथीका बोलते हैं, इसको एंडोथीका बोलते हैं, नीचे वाला कवर एक दूसरे को ओवरलैप करती है ना, तो 2 ओवरलैपिंग जो शेल्स हैं वो रहती हैं यहां पर। तो ये याद रखना है आपको, जो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं बिल्कुल सोप बॉक्स की तरीके से। अब इसकी जो वॉल है ना, ये जो वॉल है, सेल वॉल है ना, ये इस पर सिलिका का इंप्रेग्नेशन रहता है, यानी कि सिलिका इसके ऊपर चिपकी रहती है, और सिलिका की वजह से ये शाइन बहुत जबरदस्त करते हैं। यानी कि जब इन पे सनलाइट गिरती है ना, ऊपर से सनलाइट जब आती है, ओहो हो, गजब के चमकते हैं। इसीलिए दूर से ऐसा लगता है ओशन की सरफेस पे जैसे सोना बिखरा पड़ा हो। ठीक है, सनलाइट जब इन पे गिरती है तो शाइन करते हैं, तो इसी वजह से इनको गोल्डन एल्गी बोला जाता था। समझ में आ गया तुमको? और इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है इसकी वजह से, जो वॉल है ना वो टूटती नहीं है आसानी से। अब क्या होता है? अब आपको मालूम है जब ये ओशन में होंगी तो ओशन की जो वेव्स है ना वो आती हैं किनारे की तरफ, तो जब वो वेव्स आती हैं किनारे की तरफ तो बहुत सारा डायटम्स भी किनारे पर आ जाता है, शोर्स पे आ जाता है ना, ये जो बीचेस होते हैं वहां पर आ जाता है, और वहां बालू होती है, आपको मालूम है, तो पानी तो लौट जाता है और डायटम्स को वहीं पे छोड़ जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो बालू पड़ी होती है, जो सैंड पड़ी होती है, वो बहुत ज्यादा शाइन करती है जब उस पर सनलाइट गिरती है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि वो डायटम्स की वजह से हुई है ना। तो इसीलिए इसको डाई एटोमेशियस अर्थ का भी नाम दिया गया है। तो ये वर्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और सिलिका की वजह से ये थोड़ी सी मिट्टी कैसी हो जाती है, बालू कैसी हो जाती है, ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब ग्रेन्यूल्स टाइप के उसमें आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ी दानेदार जैसी हो जाती है। तो इसीलिए ये पॉलिश करने में, किसी चीज को फिल्टर करने में ऑयल और सिरप को भी काम आती है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डायटम्स जो है दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो नोट करिएगा ये ओशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब वो क्वेश्चन यहां दो तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से कैसे बना सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन पहला तो ये बना देंगे कि एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये वाला था ना प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो वो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि कौन इनमें चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के अंदर, है ना। तो ऑप्शन दे देंगे, डाइनोफ्लैजिलेट भी देंगे, उसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी देंगे, उसमें क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी भी देंगे, और उसमें डाइएटम्स भी देंगे। तो आपका आंसर तो डाइएटम होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। इसमें 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से एक ये भी होगी, और इसमें ओशन की जगह इन दी वर्ल्ड कर देंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी वर्ल्ड, चीफ प्रोड्यूसर इन दी एंटायर बायोस्फीयर, ऐसे भी करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अपने को जो नोट करना है वो बेटा ये नोट करना है कि ये केवल ओशन के अंदर है, अर्थ पे नहीं है ना। लैंड पे ये चीफ प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की। डाई, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, डाई और फ्लैजिलेट, यानी कि 2 फ्लैजिला। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। आप देखिए 2 फ्लैजिला आपको निकलते दिखाई दे रहे हैं, एक आपको ये दिखाई दे रहा है और एक आपको ये दिखाई दे रहा है ना। तो 2 फ्लैजिला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के राइट एंगल पर निकलते हैं, एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है ना। और ये ग्रूव्स में फंसे रहते हैं, सेल वॉल की जो ग्रूव्स होती हैं उनमें फंसे रहते हैं। दो फ्लैजिला हैं, दोनों लगभग एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर रहते हैं। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। ये मोस्टली मरीन है ना, ओशनिक वाटर में आपको मिलेंगे, सी वाटर में आपको मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना है। कलरफुल हो सकते हैं, है ना, डिफरेंटली कलर्ड रहते हैं, जैसे येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, किस आधार पे कि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स अलग अलग तरीके के कलर इंपार्ट करते हैं, आप सबको मालूम है। तो ये डिफरेंटली कलर्ड हो सकते हैं। अब डायटम से आप कंफ्यूज मत करना, डायटम में भी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहां पर भी सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। यहां सोपकेस वाला चक्कर नहीं है, ओवरलैपिंग वाला कोई चक्कर नहीं है। यहां पर चक्कर है कि सेल वॉल जो है ना, ये सेल वॉल बेटा बनी हुई है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स की। ये आप देखिए, जैसे ये एक प्लेट है, आपको नजर आ रही है, ये एक प्लेट है, इसके ठीक बराबर में दूसरी प्लेट है ना। और दोनों प्लेट्स के बीच में आप एक ग्रूव देख रहे हो, ये जो बीच में आपको ब्लैक ब्लैक कलर की नजर आ रही है ओरिजिनल फिगर में, वो सब क्या है बेटा, ग्रूव्स है। तो जैसे हम प्लेट्स को ला करके चिपका देते हैं, जैसे आपने देखा होगा टाइल्स को ला करके जब हम फर्श पे लगा देते हैं ऐसे ऐसे, और इनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ग्रूव को अपन छोड़ दें लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। तो ये सेलुलोजिक प्लेट्स हो गई और बीच में इनके ग्रूव हो गई। तो इनकी सेल वॉल इस तरीके की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज की प्लेट्स की बनी हुई है, ठीक है। मोस्टली इनके पास 2 फ्लैजिला होती हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होती है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। और ये कहां पड़ी रहती है, इस फरो में। जैसे यहां से निकल रही है तो एक ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई, है ना। फरो का मतलब दोनों जो प्लेट्स थी ना, उनके बीच की जो ग्रूव थी उसी को फरो नाम दिया गया है। तो फरो या ग्रूव के अंदर वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डाइनोफ्लैजिलेट है, जो नाम आपको याद रखना है, वो है बेटा गोनियोलैक्स। तो ये नाम अपने को याद रखना है, गोनियोलैक्स, इस बेचारे का नाम भूल मत जाना। और ये रेड कलर का होता है, नोट कर लीजिए। तो रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट है गोनियोलैक्स, और ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है, बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि पूरा जो सी वाटर है जहां ये प्रेजेंट रहता है उस एरिया को पूरे को रेड कलर का कर देता है। और इसी रेड कलर की वजह से इसको बोलते हैं रेड टाइड। तो बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। एक और खास बात है कि ये अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन्स निकालते हैं। टॉक्सिन्स का मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस। उस पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से आसपास के जो एरिया में फिशेज हैं या दूसरे एनिमल्स हैं जो इसको किल करने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। आइए बच्चों अब बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की, है ना।
तो ये हो गया हमारा थर्ड, यूग्लिनॉइड्स। चलिए, तो यूग्लिना का फिगर आपको बच्चों यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको भी जरा देख लीजिए आप। यूग्लिना में अक्सर बच्चे से ये पूछा जाता है कि कितनी फ्लैजिला होती है, तो वो आंसर करता है 1, किंतु आंसर ये सही नहीं है। यूग्लिना में बच्चों 2 फ्लैजिला होती हैं, है ना। फ्लैजिलम का प्लूरल होता है फ्लैजिला, सिंगल होगी तो फ्लैजिलम बोलेंगे और जब प्लूरल है तो फ्लैजिला बोलेंगे, तो ये चीज भी नोट कर लीजिए। दूसरी बहुत छोटी होती है, इसमें तब भी थोड़ी सी लंबी दिखा दी है, किंतु इतनी लंबी होती नहीं है, थोड़ी छोटी रहती है और कई बार तो ये बाहर भी नहीं निकल पाती ग्रूव में से, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि एक ही फ्लैजिलम है। ठीक है, एक काफी बड़ी होती है और इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। और खास बात यह है कि ये अंधेरे के टाइम पे जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, रात का समय है, तो उस समय ये हेट्रोट्रॉफिक मोड भी शो कर सकती है, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक भी है एज वेल एज ये हेट्रोट्रॉफ भी है ना। इस तरह के नेचर को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफ, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, तो ये मिक्सोट्रॉफ है। ओके, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी की जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो नोट कर लीजिए। खास बात यह है कि ये फ्रेश वाटर में मिलेगी। देखो एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखो, फ्रेश वाटर का मतलब क्या है। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है कि ताजा ताजा पानी आरओ से निकाल करके तुमने लाके रख दिया। फ्रेश वाटर इज जस्ट टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश मरीन वाटर, है ना। 2 तरह के वाटर हैं पूरी धरती पे, एक मरीन वाटर है और दूसरा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब ऐसा पानी जो मरीन नहीं है, ठीक है, जिसमें नमक नहीं है, सॉल्टी वाटर नहीं है, सी वाटर उसका सोर्स नहीं है। ठीक है, सारा ओशनिक वाटर तो सारा मरीन हो गया, किंतु उसके अलावा लेक्स का वाटर हो, पॉन्ड का वाटर हो, डिच का वाटर हो, रिवर का वाटर हो, किसी पॉन्ड का वाटर हो, टैप वाटर हो, वो सारा का सारा वाटर कैसा कहलाएगा, फ्रेश वाटर। अब एक पॉन्ड है, चाहे वो कितना भी गंदा है, किंतु पानी उसका फिर भी फ्रेश वाटर ही कहलाएगा यदि अपन बायोलॉजिकली बात करें, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो ये यूग्लिना कैसे पानी में मिलेगी, समुद्र वाले पानी में नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी, ये चीज नोट कर लीजिए। तो फ्रेश वाटर का मतलब समझ में आ गया ना, पॉन्ड में मिल सकती है, रिवर के किनारे मिल सकती है, किंतु रिवर कैसी होनी चाहिए, जिसमें पानी रुका हुआ हो। स्टेगनेंट वाटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन बन गया कि यूग्लिना किस तरीके के वाटर में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन में दे देंगे मरीन एंड फ्लोइंग वाटर, ठीक है। दूसरा को ऑप्शन दे देंगे फ्रेश वाटर, वाटर रनिंग वाटर। तीसरा ऑप्शन दे देंगे फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर, और डी कुछ और ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें से हमारा सही आंसर होगा फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर। छोटी छोटी चीजों पर अपने को याद रखना है, ठीक है। अब खास बात क्या है, नो सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती जैसे कि दूसरे प्लांट्स में रहती है। तो याद रखिएगा यूग्लिना प्लांट से किस मामले में डिफरेंट है, इस मामले में डिफरेंट है कि इसके पास सेल वॉल नहीं है, किंतु सेल वॉल नहीं है किंतु उसके पास एक दूसरी चीज है। वो क्या है, प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, जिसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन की बनी हुई एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, जिसे अपन बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। तो ये जो पेलिकल है, इसकी वजह से सारा इसकी जो रिजिडिटी है वो सब सारी इसकी वजह से आएगी। सेल वॉल इसके पास नहीं है, और पेलिकल करती क्या है, ये इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। इसके पास 2 फ्लैजिला होती हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक बहुत छोटी होती है और एक काफी बड़ी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वही इसके मिक्सोट्रॉफ वाले नेचर की। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट व्हेन लाइट इज डेप्राइव्ड ऑफ, यानी कि जब लाइट इसको नहीं मिल रही है उस समय इट बिहेव्स लाइक अ हेट्रोट्रॉफ। तो इस तरह का जो मोड है वो कहलाता है बच्चों मिक्सोट्रॉफिक मोड, ठीक है। इंटरेस्टिंगली क्या कह रहे हैं, द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये एक इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है हायर प्लांट से कि यूग्लिना में जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट जैसे होते हैं। कुछ लोग इसको एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की एक लिंक भी करके बोलते हैं। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा दे नहीं रखा है, हालांकि मैं चाहता था स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊं। एक वीडियो अलग से बनाएंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, जिससे आपकी समझ में आए। तो स्लाइम मोल्ड्स आर वेरी करीबी रिश्तेदार ऑफ फंजाई, है ना। फंजाई के बहुत नियरेस्ट रिलेटिव है ये। इनफैक्ट पहले विटकर के क्लासिफिकेशन से पहले ये फंजाई में ही रखे थे, इन्हें कोई पूछता भी नहीं था, किंतु विटकर ने इनको पूछा और ला करके प्रोटिस्टा में इनको रख दिया। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, है ना, याद ये रखिएगा, यानी कि दे आर नॉट पैरासाइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैरासाइट नहीं है, सेप्रोफाइट है, पानी में ही आपको मिलेंगे, तो ये याद रखना है सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट का मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, है ना, किसी दूसरे लिविंग एनिमल से या प्लांट से या किसी भी दूसरे लिविंग क्रिएचर से
ये खाना पीना नहीं ले रहे हैं, लिविंग क्रीचर से नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, सेप्रोफाइट। बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग। अब जैसे पानी है ये, है ना, पानी में कोई ट्विग पड़ी हुई है ये, तो ये क्या करेंगे, इसी की बॉडी के चारों तरफ घूमते रहेंगे, है ना, वहीं अपना एक मास डेवलप कर लेते हैं। तो ये चीज अपने को नोट करके रखनी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के चारों तरफ ये इकट्ठा हो जाते हैं, एनगल्फ करते रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। सुटेबल कंडीशंस जब आती हैं, देखिए जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली इनकी लाइफ में दो तरह की कंडीशंस रहती हैं, एक सूटेबल और एक नॉन सूटेबल या अनफेवरेबल। तो सूटेबल कंडीशंस कौन सी होती है, जब पानी वानी खूब अच्छा खासा होता है, खाना पीना बढ़िया से मिल रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन सूटेबल है। जब नदी का पानी सूख गया, पॉन्ड का वाटर सूख गया, ऐसी कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस कहलाती हैं। तो सूटेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, चारों तरफ जैसे ट्विग वगैरह के चारों तरफ एक मास की फॉर्म में फैल जाते हैं। जैसे एक जेली लाइक मास है ना, जैसे किसी ने जेली या जेल फैला दिया हो और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई फंसे हुए हो, इस तरीके के मास को अपन कहते हैं प्लाज्मोडियम। यहां पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम नहीं है मलेरिया वाला। मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है वो तो प्रोटोजोआ में जाएगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम मास जो है ये पानी में फैला हुआ स्लाइम मोल्ड का मास है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है, और ये फैला रहता है कहां, सेवरल फीट पर, बहुत लंबे चारे बड़े एरिया में फैला रहता है। अब जब कंडीशंस आएंगी अनफेवरेबल, उस समय ये क्या करेंगे, उस समय फंजाई की तरह ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। खाते हैं पीते हैं मस्त हो जाते हैं और उसके बाद अपनी फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जो जिनकी टिप पर आपको स्पोर्स लगे दिखाई देंगे। तो नीट का क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, कि फ्रूटिंग बॉडी किस समय बनती है स्लाइम मोल्ड्स में, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस या ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, या तीसरा कभी भी बन सकती है, दोनों टाइम में, और चौथा कह नहीं सकते। तो ये चीज बच्चों अपने को याद रखनी है, फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगी। स्पोर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो आई थिंक सारी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बताएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट गुरुकुल। हमारे इसका भी नाम कॉन्सेप्ट गुरुकुल है यूट्यूब चैनल का, और टेलीग्राम पर भी कॉन्सेप्ट गुरुकुल है, इसको आप लोग सर्च कर लेना। मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। द स्पोर्स पसेस ट्रू वॉल्स, तो ये याद रखिएगा जो सेल वॉल इसके ऊपर है वो ट्रू है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, तो क्योंकि आपको मालूम है ये स्पोर्स कब बन रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रहे हैं ना, तो इसीलिए स्पोर्स जो होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं बाहर की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए, और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, फॉर मेनी ईयर्स। तो पॉइंट है यहां पर मेनी ईयर्स। तो ये क्वेश्चन भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्पोर्स की वायबिलिटी कब तक रहती है, कब तक ये स्पोर्स जिंदा रहते हैं, मेनी ईयर्स तक। इसमें दे देंगे फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, मेनी ईयर्स, है ना, नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शंस दे सकते हैं। एडवर्स कंडीशंस में भी ये बहुत समय तक रह सकते हैं। जिंदा रहने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो स्पोर्स स्प्राउट करते हैं और उसके अंदर से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। स्पोर्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब स्पोर्स मूव कैसे करते हैं, तो टिप्स पर होते हैं ना, पानी की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं स्पोर्स, तो वो एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स हो सकते हैं। यहां बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये पानी में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, तो स्पोर्स भी ऑब्वियसली पानी के थ्रू ही मूव करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, वाटर जाएगा तो वाटर के साथ स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, ना जी ना, ठीक है। तो पॉइंट सारे बच्चों के क्लियर हो गया कि ये डिस्पर्सल जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्पोर्स एयर करंट्स के द्वारा डिस्पर्स होंगे। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोटोजोअन्स की। तो प्रोटोजोअन्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोअन्स को एनिमल से उठाया गया है, और आप सबको मालूम है एनिमल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो सेम इज ट्रू फॉर प्रोटोजोअन्स ऑल्सो, है ना। तो नोट करने वाली बात यह है कि प्रोटोजोअन्स के पास सेल वॉल नहीं है, हमारे और आपकी तरह सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन तो सब पे होगी, डोंट गेट कंफ्यूज, सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल पर होती है, बट सेल वॉल इनके पास नहीं होती, तो ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। तो दे आर यूकैरियोट्स, स्ट्रिक्टली यूकैरियोट्स, दे आर यूनिसेलुलर, डिवाइड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बना देंगे प्रोटोजोअन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन देंगे काइटिन, ऑप्शन दे देंगे
स्टार्च, ऑप्शन दे देंगे सेलुलोज, या दे देंगे नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? नन ऑफ दीज, क्योंकि होती नहीं है, होगी तभी तो किसी चीज की बनी होगी ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी है, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारे प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफ हैं, कोई फोटोसिंथेटिक नहीं होता। और ये कैसे रहते हैं? एनिमल्स की तरह, प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं या पैरासाइट की तरह रहते हैं। या तो शिकार करते हैं या दूसरे के अंदर घुस जाते हैं या दूसरे से अपना नरिशमेंट जो है वो लेते रहते हैं। जनरली ये सेप्रोफाइट नहीं होते। तो खास बात यह है कि प्रोटोजोअन सेप्रोफाइट नहीं है। प्रीडेटर्स का मतलब शिकारी, मार करके खा लेते हैं किसी को, या किसी की लिविंग बॉडी से अपना नरिशमेंट लेते रहते हैं। जैसे आपको मालूम है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में घुस जाता है और वहीं से नरिशमेंट लेता रहता है। अमीबा क्या करता है? अमीबा प्रीडेटर की तरह, आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, इस तरह से स्यूडोपोडिया होते हैं। ये फूड जैसे इसको दिखता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया यहां भेजता है इसके चारों तरफ, और इसको चारों तरफ से फूड को बंद कर लेता है, और फिर बाद में ये फूड वैक्यूल बन जाती है और इसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। पकड़ करके खाते हैं ना, इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तो नोट कर लीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोटोजोन्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है किंतु आप लोग नोट करिएगा। प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है ना। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे बांटा गया है? नोट कर लीजिए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ना। चलने के लिए क्या है इनके पास? लोकोमोटरी ऑर्गेनल, ऑर्गेनल हां बोल सकते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, है ना, इसके आधार पे बांटा गया है। तो पहले बात करें अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स वो हैं जिनके पास चलने फिरने के लिए क्या है बेटा? स्यूडोपोडिया। तो अमीबा इसके अंदर ही आएगा। आप लोगों को मालूम है, इस क्लास को हम लोग ऐसे बोलते थे पहले, सार्कोडेना, है ना। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स किस में आएंगे? स्यूडोपोडिया वाले हैं। इनके पास चलने फिरने के लिए स्यूडोपोडिया है। फ्रेश वाटर होते हैं, सी वाटर में भी कुछ देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल्स में मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर, एक सेकेंड, दे आर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। इसके बारे में कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। एग्जाम्पल है अमीबा। मरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स आपको देखने को मिलेंगी ऑन देयर सरफेस। अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसे आप भूल सकते हो। ठीक है, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। कुछ ऐसे होते हैं जैसे एंटामीबा में केवल एक सिंगल स्यूडोपोडियम बनता है, और एंटामीबा की कई सारी स्पीसीज हैं जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, हमारी बॉडी के अंदर ही घुस जाता है, इंटेस्टाइन से चिपक जाता है और वहां से खाना पीना खाता रहता है ना। इसी तरह से जिंजी वैलिस है इसकी एक स्पीसीज जो दांतों में पायरिया जैसी बीमारी कॉज कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो नाम से जाहिर है कि इनके पास चलने फिरने के लिए फ्लैजिला होगी, है ना। इसको मैस्टिगोफोरा भी बोलते हैं। और खास बात यह है कि इसके पास फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगी। और खास बात क्या है, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। क्वेश्चन आ जाए कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल बताइए, ऑप्शन में दे देंगे वो ट्राइपेनोसोमा, दूसरा ऑप्शन यूग्लिना निश्चित रूप से आने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा दे देंगे बोथ दीज, ये दोनों, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये क्वेश्चन होगा। एक्चुअली क्या है, आप लोग सोचते होंगे जब भी मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं लाइनें खींच देता हूं, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन लिख करके नहीं बताता। तो उसका पर्पस क्या है बच्चों कि आप लोग खुद कॉपी पे नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं लिखूंगा तो इट विल टेक टाइम, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया करो कि क्या क्वेश्चन इस पे बन सकता है, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स इनमें से कौन सा है? अब बच्चा क्या सोचेगा, यूग्लिना के पास भी है ना, और ट्राइपेनोसोमा के पास भी फ्लैजिला है, तो आंसर लगाएगा मोस्ट ऑफ द बच्चे इस पे सी ऑप्शन टिक करेंगे। जबकि सही आंसर क्या होगा, केवल ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा क्यों होगा? क्योंकि सबको मालूम है, क्योंकि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, यूग्लिना प्रोटोजोन नहीं है। ठीक है, अगला है बच्चों सीलिएटेड प्रोटोजोन। नाम से जाहिर है कि इनके पास सीलिया होगी। तो दे आर एक्विटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। जैसे पैरामीशियम की अपन बात करें तो पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर आपने देखा होगा, इसे स्लिपर एनिमल क्यूल बोलते हैं, पूरी की पूरी बॉडी पर ऐसे 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 थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आपको देखने को मिलेंगे। सीलिया जो होते हैं बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर फ्लैजिला जैसा होता है, केवल एक ही डिफरेंस है कि साइज बहुत छोटा है। फ्लैजिलम तो बहुत लंबी होती है ना, किंतु सीलिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, और सीलिया एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो फ्लैजिला लिमिटेड नंबर में होते हैं जबकि सीलिया बहुत सारे होते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा। दे हैव अ केविटी गलेट, ये याद रखिएगा, गट नहीं बोलेंगे क्योंकि एनिमल ही खुद सिंगल सेल्ड है, तो गट जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, किंतु एक केविटी सेल के अंदर मिलेगी आपको, जिसे गलेट बोलते हैं, और जो सेल की सरफेस पर आकर के खुलती है, इसी में से खाना पीना अंदर जाता है। सारे के सारे जो सीलिया हैं वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मूव करता है, और इसी की वजह से सीलिया के मूवमेंट की वजह से जो खाना है, पानी के साथ जो खाना है वो गलेट के अंदर स्टीयर होगा, मतलब गलेट के अंदर घुसेगा। तो सीलिया जो है ये फूड को भी अंदर लेने में मदद करती है वाटर करंट के साथ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और लास्ट जो है बच्चों प्रोटोजोअन्स का, वो है स्पोरोजोअन्स। ठीक है, स्पोरोजोअन्स के बारे में और बात कर लेते हैं जल्दी से। स्पोरोजोअन्स जो हैं ये सारे के सारे, नोट कर लीजिए, एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स भी नहीं, एंडोपैरासाइट, मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उधम मचाते हैं, मतलब बीमारी कॉज करते हैं। तो स्पोरोजोअन्स बड़े खतरनाक होते हैं। प्लाज्मोडियम इसी कैटेगरी में आता है, नोट कर लीजिएगा। जो नोटोरियस प्लाज्मोडियम है वो इसी कैटेगरी का मेंबर है। तो इनके पास खास बात क्या है, चलने फिरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अमीबॉइड के पास स्यूडोपोडिया थे, फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला था, सीलिएटेड के पास सीलिया था, और स्पोरोजोअन्स के पास चलने फिरने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो खास बात क्या है, क्वेश्चन बना देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, चारों पैरासाइट के नाम और देंगे, ट्राइपेनोसोमा उसमें जरूर देंगे। ठीक है, उसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका का नाम भी दे सकते हैं, प्लाज्मोडियम का भी नाम देंगे, तो आपका आंसर तो प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, तो स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में आपको जरूर देखने को मिलेगी, है ना। मलेरिया कॉज करता है, आप सबको मालूम है, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का बहुत डिटेल्ड बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर्पस क्या है, टारगेट स्टूडेंट्स आप लोग हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो सब बेकार है। तो मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख करके बताया करो। कुछ बच्चे कमेंट्स लिखने में बड़ी कंजूसी करते हैं, है ना। तो मुझे बताओ भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है वीडियो। क्या हम इस टेस्ट सीरीज को, ये टेस्ट सीरीज नहीं, ये जो सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी निचोड़ की, इसको हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, प्लीज अपने दोस्तों को बताओ, चैनल को पॉपुलराइज करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसके साथ जोड़ो, और लोगों को भी इसके बारे में बताओ। चैनल आपका अपना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट गुरुकुल याद रखना है हर समय। चलो तो ठीक है, किंगडम फंजाई के बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।